नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हार के बाद भी हो चुकी है बिहार में विपक्ष की जीत। मेवालाल के इस्तीफे से बैकफुट पर आया पूरा का पूरा जेडीयू। जी हाँ दोस्तों, मेवालाल जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री थे, उन पर भ्रष्टाचार का ऐसा आरोप कि उनको जिस दिन पद मिला उसी दिन उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव में फ्लॉप होकर मुसीबत में आ गए हैं चिराग पासवान। एनडीए में नहीं मिल रहा है भाव और परिवार ने भी उठा दिए हैं सवाल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार की तर्ज पर यूपी में होगा महागठबंधन। शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने दिए बड़े संकेत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में बिहार में आरजेडी चुनाव जीत चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि बिहार की जबरदस्ती की सरकार कितने दिनों तक चलेगी या फिर कितने महीनों तक चलेगी। कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। हार के बाद विपक्ष की जीत, मेवालाल के इस्तीफे से बैकफुट पर आया जेडीयू। जी हां दोस्तों, बिहार में कांटे की लड़ाई के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सत्ता संभाल ली है और नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन इस बार सरकार की सूरत बदली सी है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद का प्रभाव अभी से दिखने लगा है। सुशील कुमार मोदी की जगह उप मुख्यमंत्री पद पर 2 नए चेहरों को आना और जेडीयू के बजाय विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा की झोली में जाना इसकी बानगी है। वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री बने मेवालाल चौधरी का 3 दिन के भीतर इस्तीफा भी नीतीश सरकार के लिए एक झटके से कम नहीं है, जिसने विपक्ष के हौसले भी बुलंद कर दिए हैं। सोमवार को नीतीश कुमार सहित 15 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री समेत 7 भाजपा कोटे से, नीतीश सहित 6 जेडीयू कोटे से व एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा व विकासशील इंसान पार्टी से शामिल थे। लेकिन शपथ लेते ही बुरी बीती मेवालाल चौधरी पर। विपक्ष उनकी पुरानी फाइल खोलकर हमलावर हो गया। जब वे सबौर कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति थे तो उस समय 161 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ था। नियुक्ति में पात्रता और प्रावधानों की अवहेलना हुई थी। इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है। नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे से उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी। बस हार से तिलमिलाए विपक्ष को मुद्दा मिल गया। उसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। पहले तो उसे नजरअंदाज किया गया और मेवालाल को शिक्षा विभाग दे दिया गया। लेकिन जब लगा कि मामला गंभीर है तो नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाकर बात की, जिसका परिणाम यह निकला कि कार्यभार ग्रहण करने के घंटे भर बाद ही उनका इस्तीफा आ गया। अब बैकफुट पर आया जेडीयू इसे नैतिकता बता रहा है, शुचिता के उच्च मापदंड का पालन ठहरा रहा है, जबकि विपक्ष इसे अपनी जीत समझ रहा है। दरअसल कम सीटें आने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन सबसे ज्यादा फायदे में भारतीय जनता पार्टी ही रही। नतीजे के साथ ही दिखने लगा था कि इस बार उसके तेवर बदले दिखेंगे। शपथ ग्रहण से ही वह दिखने भी लगा। नीतीश कुमार के जबरदस्त पैरोकार सुशील कुमार मोदी को किनारे करके उसने 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव में फ्लॉप होकर मुसीबत में चिराग, एनडीए में नहीं मिल रहा भाव, परिवार ने भी उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने के सपने देखने वाले लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने चुप्पी साध ली है। वे संभल कर और बचकर बोल रहे हैं। हालत ऐसी हो गई कि अपने भी नसीहत देने लगे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार बनी तो चिराग ने अपने तरीके से बधाई दी, लेकिन कोई भाव नहीं मिला। यहां तक कि सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी निमंत्रण नहीं मिला। सवाल यह भी उठ रहा है कि चिराग के इस हश्र के लिए उनके अलावा और कौन जिम्मेदार है। कहा जाता है कि चिराग अपने दल में किसी पर सर्वाधिक भरोसा करते हैं तो वो है उनके करीबी मित्र सौरभ पांडे। चिराग के सारे फैसले सौरभ पांडे लेते हैं। एलजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बनारस के मूल निवासी सौरभ पांडे के पिता मणिशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष हैं। साय की तरह हमेशा चिराग से साथ रहने वाले सौरभ को लेकर एलजेपी के वरिष्ठ नेताओं में अच्छी धारणा नहीं है। इसकी वजह है कि सौरभ से ज्यादा चिराग किसी को तवज्जो नहीं देते हैं, किसी अन्य नेता की ज्यादा बात भी नहीं सुनते हैं। चुनाव में भी नहीं सुनी और सारे फैसले सौरभ के हिसाब से ही लिए जाते रहे। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को भले ही चिराग खुदा का बताते हैं, किंतु पार्टी सूत्रों का दावा है यह फॉर्मूला भी सौरभ ने ही बनाया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की तर्ज पर यूपी में होगा महागठबंधन, शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने आज एटा में पत्रकारों से वार्ता के दौरान बिहार की तर्ज पर ही एक सोच वाले राजनीतिक दलों का 2022 के चुनावों में महागठबंधन बनाए जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, बिहार में महागठबंधन बहुत सफल रहा है। आदित्य यादव के इस बयान के बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने एटा में आज आगामी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी सहित अन्य पार्टियों को मिलाकर महागठबंधन बनाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी समाजवादी विचारधारा के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। बिहार में महागठबंधन ने कड़ी टक्कर दी। आजकल प्रदेश व देश में विपक्ष फेल होता दिख रहा है। ऐसे में सभी एक सोच के लोगों को एक होना होगा। 2022 में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और इसमें मुख्य भूमिका प्रसपा और हमारे नेता शिवपाल सिंह निभाएंगे। आदित्य यादव ने आगे कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कानून व्यवस्था में पूरी तरह से फेल रही है। मौजूदा सरकार को लेकर जनता के अंदर रोष और आक्रोश देखा जा रहा है, जो बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। पंचायत चुनाव जनता के बीच 2022 के चुनावों का रुख तय करेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने उठाया मनरेगा मजदूरों का मुद्दा। बोले, सिर्फ बातों की है मोदी सरकार, कुचल रही गरीबों के अधिकार। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्टर्स में एक सर्वे के हवाले से कहा गया है कि देश में मनरेगा मजदूरों को अपनी दिहाड़ी का पैसा निकालने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस खबर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, पहले किया तुगलकी लॉकडाउन, करोड़ों मजदूरों को सड़क पर ले आए, फिर उनके एकमात्र सहारे मनरेगा की कमाई को बैंक से निकालना दूभर किया। सिर्फ बातों की है मोदी सरकार, कुचल रही गरीबों के अधिकार। रिपोर्ट में कहा गया है कि मनरेगा के तहत महज 202 रुपए की दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को अपनी रकम को निकालने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लिपटेक इंडिया की ओर से किए गए एक सर्वे में कहा गया है कि 45% मनरेगा मजदूर ऐसे हैं जिन्हें अपनी दिहाड़ी की रकम निकालने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इनमें से 40% मजदूर ऐसे हैं जिन्हें बायोमेट्रिक डिटेल्स मैच न करने के चलते कई बार बैंक और डाकघर से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मामूली कमाई के रकम को हासिल करने के लिए मजदूरों को अपनी जेब से पैसे भी गंवाने पड़ रहे हैं। सर्वे के अनुसार एक मजदूर का पोस्ट ऑफिस जाने का एक बार का खर्च 6 रुपए तक आता है। इसके अलावा बैंक विजिट पर करीब 31 रुपए और एटीएम तक जाने और कैश निकालने के लिए उन्हें 67 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लिपटेक इंडिया की ओर से आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों में 1947 मजदूरों पर किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है। मनरेगा मजदूरों की यह हालत तब है जब केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी के तत्काल भुगतान की तमाम कोशिशें की जा चुकी हैं। इन कोशिशों पर केंद्र की मोदी सरकार वाहवाही भी लूटती रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया समर्थकों के बागी तेवर, कसाना ने बीजेपी वालों पर हरवाने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश उपचुनाव में हार का असर अब कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नेताओं में दिखने लगा है। सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक रघुराज कसाना ने आरोप लगाया है कि भाजपा की सेकंड लाइन की लीडरशिप ने धोखा दिया है, जिसकी वजह से मैं चुनाव हार गया। कसाना ने कहा, मुरैना जिले व मंडल स्तर के नेताओं ने मुझे हराकर भाजपा की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। चुनाव के दौरान फोन कर करके कार्यकर्ताओं से मेरे खिलाफ काम करने को कहा गया। उन्होंने कहा, मैंने यह जानकारी प्रदेश नेतृत्व को दे दी है। यदि ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में पार्टी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बता दें कि रघुराज कसाना मुरैना सीट से चुनाव लड़े थे। वे कांग्रेस के राकेश मवई से 5751 वोट से चुनाव हार गए हैं। इसी तरह कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारा त्याग सफल हुआ। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर देर शाम तक मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री पद पर बने रहने की मेरी कोई चाहत नहीं है। चुनाव में हार की वजह पूछने पर दंडोतिया ने कहा कि पार्टी फोरम में अपनी बात रखूंगा, यह पार्टी का आंतरिक मामला है। उन्होंने निगम मंडल में पद के सवाल पर कहा कि पार्टी नेतृत्व का जो निर्णय होगा उसे माना जाएगा। सलूजा ने कहा, गद्दारों के साथ गद्दारी। सिंधिया समर्थकों के बागी तेवर पर कांग्रेस के समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया है। सलूजा ने कहा है कि गद्दारों के साथ गद्दारी। चुनाव हारने के बाद मुन्ना लाल गोयल और रघुराज कसाना ने भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। सलूजा ने सवाल किया है कि अब देखना है कि इनके आका इस सच्चाई को स्वीकार कर कब इनके लिए भाजपा से जवाब मांगेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश को बांटने के लिए बीजेपी ने गढ़ा लव जिहाद शब्द, लव में जिहाद की कोई जगह नहीं, अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, देश में लव जिहाद को लेकर चर्चा जोरों पर है। कई राज्य सरकारें इस मुद्दे को लेकर सक्रिय दिख रहे हैं। बीजेपी शासित प्रदेशों में तो लव जिहाद को लेकर सख्त कानून लाने की तैयारी चल रही है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल है। हालांकि ज्यादातर लोग लव को जिहाद से जोड़ने को सही नहीं मानते और बीजेपी सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत ने लव जिहाद को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद शब्द बीजेपी की ओर से गढ़ा गया है ताकि देश को बांटा जा सके और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाया जा सके। राजस्थान के सीएम ने ट्वीट कर कहा, लव जिहाद बीजेपी द्वारा निर्मित शब्द है ताकि देश को बांटा जा सके और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा सके। शादी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, इस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह कानून किसी भी अदालत में टिक नहीं पाएगा। प्यार में जिहाद की कोई जगह नहीं है। अशोक गहलोत ने अपने अगले ट्वीट में कहा, वे देश में ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जहां सहमति रखने वाले वयस्क सत्ता की दया पर होंगे। शादी एक व्यक्तिगत निर्णय है और ये लोग उस पर अंकुश लगा रहे हैं। यह व्यक्तिगत आज़ादी छीनने जैसा है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने तीसरे ट्वीट में लिखा, यह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, सामाजिक तनाव को बढ़ावा देने और संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन करने की चाल जैसी प्रतीत होता है। राज्य किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।